हेलो बेटा जी। आज की क्लास में हम जिस कंटेंट की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में हम बहुत सारे फॉर्मूलों से रूबरू होंगे। ये कहना भी गलत नहीं है कि ये फॉर्मूलों का एक चैप्टर है, पर सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर कुछ ऐसी बारीकियों से भी आप आज रूबरू होंगे जो शायद ही आपने 11th या 12th की जर्नी में स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखा था। क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे अब हमारे को कोई बड़े बड़े क्वेश्चन तो करने नहीं, पूरी टेबल बना के। यहाँ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, तो वो प्रॉपर्टीज भी एक एक करके ही समझाई जाएगी जब किसी चीज का मीनिंग पता हो हमारे सामने। तो पहले सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से जाना जाता है। मेजर ऑफ सेंट्रल। अच्छा, अगर मैंने बात करी, जैसे मैंने सर आपके सामने एक लाइन लिखी है मेजर वर्ड। मेजर मतलब क्या करना? वाह। सेंट्रल मतलब पेज का। टेंडेंसी मतलब एक, और यानी डेटा का, किसी भी डेटा का सेंट्रल पार्ट मेजर कैसे किया जाए, तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आएगा। तो सेंट्रल टेंडेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे सामने 5 कॉन्सेप्ट में ब्रेक किया गया है। हालांकि है वो 3, पर कहानी क्या आती है, चौथा और पांचवा जो है अर्थमेटिक मीन के ही बच्चे हैं। यानी जो हम मीन लिखेंगे अब यहाँ पे, तब मीन बोलते हैं, उसी मीन का एक पोर्शन है जिसे हम अर्थमेटिक मीन बोलेंगे। अब अर्थमेटिक मैटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। पर मीन, मीडियन मोड, मीन, मीडियन और मोड, इन नाम से आप पहले से ही परिचित होंगे। पर कहीं ना कहीं इनके कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। अर्थमेटिक मीन को एक्स बार से यानी एम से भी डिनोट कर देते हैं, बात एक ही है। जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं बेटा जी? एवरेज। मीडियन को एम से, मोड को जेड से, ज्योमेट्रिक मीन को जी से और हार्मोनिक मीन को एच से डिनोट करेंगे। डन। एच एम या जी एम। मोड। अब वेट, एक एक करके बात समझते हैं। हमारे सामने 3 तरीके की सीरीज होगी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। सीधा फॉर्मूला की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा एवरेज, तो इसकी स्टेटमेंट वही कंप्लीट हो जाती है कि मीन का मतलब क्या है। मीन को आगे जाकर के अभी सिंबल जो है ना म्यू दिखेगा, ऐसे म्यू। ये म्यू सिंबल भी किसको डिनोट करेगा? तो किसको? मीन को। अब पॉइंट आता है कि सर मीन के अंदर भी बहुत सारी बातें हैं क्या? हाँ। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं, देखिए, सबसे पहले 3 तरीके की सीरीज होगी हमारे सामने। कौन कौन सी? इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज किस तरीके की दिखेगी? सिर्फ अकेली x1, x2, x3 डैश xn। ठीक है। और डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, x होती है और फ्रीक्वेंसी होती है। यानी 2 तरीके की टर्म्स में दिखेगा, x भी दिखेगा, x1, x2 डैश xn, और f फ्रीक्वेंसी दिखेगी, f1, f2 डैश fn। और कंटिन्यूस सीरीज बोलते हैं जब क्लास इंटरवल दे रखा हो, यानी CI। CI से मतलब लाइक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। जैसे मान लो 0 से 10 में आने वाले कितने नंबर हैं, 10 से 20 में गिन के कितने नंबर आए, 20 से 30 के बीच में कितने नंबर आए, इस तरीके से F1, F2, है ना, F3 एंड सो ऑन। क्लियर है? अब बात आती है कि इनमें मीन निकालने का फॉर्मूला भी होता होगा। फॉर्मूले होते हैं 3, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। पर हमारे को यहाँ पे किसी भी मेथड में वो ये मेंशन नहीं करने वाला कि आपको इस मेथड से करना है। तभी हम पहले एक ही फॉर्मूले से तीनों क्वेश्चनों को करते हैं, जो कि हमारा सब जगह पे एप्लीकेबल होगा। सिग्मा एक्स अपॉन एन। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि सारी ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? यहाँ पे एक्स बार का फॉर्मूला दोनों में सेम रहेगा। एफ जब भी फ्रीक्वेंसी दे दे
तो n का मतलब सिग्मा एफ होगा हर जगह पे, चाहे वो रिग्रेशन हो, कोरिलेशन हो, या किसी भी तरीके का कोई भी चैप्टर क्यों ना रहे, अगर किसी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे दी है तो n का मतलब सिग्मा एफ होता है, और सिग्मा एफ से यानी डिवाइड होना बनता है। क्लियर बोलो हाँ। ठीक है, वेट। ठीक है, फिर आते हैं किसकी बात, तीसरे की। तो इसका भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। क्लियर। अब बेटर होगा कि क्यों ना इनके ऊपर एक एक करके क्वेश्चन किया जाए। मान लो पहला एग्जांपल, उसे तो सब में यही बोला फाइंड मीन फाइंड करना है, फाइंड मीन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एक्स सीरीज 2 5 8 3 7। तो एक्स बार निकालने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सभी ऑब्जर्वेशन का टोटल, ये टोटल को डिनोट करता है, तो पता ही है हमें। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, इतनी देर में कैलकुलेटर चल जाना चाहिए। 2 + 5 + 8 + 3 + 7 डन। एट द एंड कितना आया, 25। तो 25 डिवाइड बाई 5, 5 क्यों कि 5 ऑब्जर्वेशन है, टोटल कितना आ गया आंसर 5। नॉट अ बिग डील। वेट, दूसरा क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन को देता ही कुछ इस तरीके से कि एक्स दे दी, फ्रीक्वेंसी दे दी 4 3 5 2 6 1 4 3 2 5 डन, और कह रहा है फाइंड मीन, क्वेश्चन यही है फाइंड मीन। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स सीरीज और फ्रीक्वेंसी दोनों को लिख लो टेबल फॉर्मेट में। पर कैलकुलेटर पे ना थोड़ी सी ट्रिक भी सीख लेते हैं, क्योंकि क्या होता है हमारे पास इतना समय नहीं है पेपर में कि हम उसे लिखने बैठें। तो पहले चार, और साइंटिफिक अलाउ नहीं है, ये भी दिक्कत है यहाँ पे कि साइंटिफिक अलाउ नहीं है और कुछ सीखना भी सारा है। कैलकुलेटर अलाउ होने के बावजूद भी हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे सही, तो फायदा नहीं। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, हमें सिर्फ मीन निकालना है, या तो अब ये तो छोटी वैल्यू है, इसको तो हम चाहें तो इतनी देर में इंटू करके लिख देंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4 और 6 5 जा 30। और चाहे तो आंखों से देख के भी ऐड कर ले, नहीं तो कैलकुलेटर पे जैसा आपका मन करे। तो कितना आया टोटल ऐड करके, 4 + 12 + 15 + 4 + 3, अब 65 आया। और यहाँ पे टोटल सिग्मा एफ कितना है, 15। एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। तो 65 डिवाइड बाई 15, तो डिवाइड बाई 15 33 समथिंग अप्रॉक्स पर वेट। अब सुनो एफ एक्स कैसे निकालते हैं, सबके पास कैलकुलेटर है, हाँ लाना ही है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो पता ही है। तो जब ले लोगे तो हमेशा ही रहेगा साथ, अभी यूज कीजिएगा। ठीक है, एक बार देखते चलिए कैसे करना है। कुछ कैलकुलेटर में जीटी होता है, जैसे इसमें कैलकुलेटर में जीटी दिख रहा होगा, नहीं करना यूज अभी। ठीक है, क्योंकि हम पहली बात तो कंपनी वाले लेंगे तो उसमें जीटी नहीं आएगा, इसमें आता है। तो पॉइंट क्या है कि जीटी का बेनिफिट समझ लेता है, अगर जिसके पास जीटी है, आप सिंपल जो पहली बात तो मेमोरी में कुछ होना नहीं चाहिए, ऊपर कहीं तो नहीं लिखा हुआ रहा, अगर हो तो MRC 2 बार दबा के उसे रिफ्रेश कर देना। MRC 2 बार दबाते हैं तो रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, MRC दबाने पे। अब पॉइंट क्या आता है कि 4 × 1 करके जब आप इज इक्वल टू करोगे, तो जिनमें जीटी होता है उनमें ग्रैंड टोटल जिसे बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने पास टोटल कर रहा होता है इनडायरेक्टली, वो इक्वल टू वाली चीज को कहीं ना कहीं टोटल कर रहा होता है। तो फिर भी 3 × 4 = फिर ऐसे करके आप करते रहेंगे, जैसे ही लास्ट में जीटी दबाएंगे तो सारा टोटल आ जाएगा। पर पॉइंट ये आता है कि हमें जीटी का यूज नहीं करना है ना। तो हमें करना कैसे है, तो आपको क्या यूज करना है सुनो पहले। तो आपको पहले मेमोरी में कुछ होना नहीं चाहिए, कहाँ जा 4, पहले मेरे को 4 × 1 करना था, तो 4 × 1 करके उसे मेमोरी में पहुंचा दो, अगर आप लिखना नहीं चाह रहे। M+ का जो सिंबल है, जब आप उसे दबाते हो तो वो इनडायरेक्टली मेमोरी में पहुंचाया आपने। मतलब आप किस किस चीज को मेमोरी में पहुंचाना चाहते हो, कैलकुलेटर की प्लस करना चाहते हो या माइनस, मैंने वही करा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं 3 × 4 की जो वैल्यू आएगी उसको मेमोरी में पहुंचाना चाहता हूँ, मैंने मेमोरी में पहुंचा दी। इक्वल टू दबाने की जगह M+ दबा दिया, डन। इसे क्या हुआ, 5 × 3 मेमोरी में दबाया, 2 × 2 मेमोरी में पहुंचाया,
6 इंटू 5 मेमोरी में पहुंचाया। अब सुनो, अब आपको अभी तो टोटल नहीं दिखाएगा, तो जो MRC है जैसे आप उसको दबाते हो एक बार तो आपका आंसर वही आएगा, टोटल 65। वो कुछ गलती कर दी होगी, तो इसके जैसा एक क्वेश्चन दे दूं। लो एक क्वेश्चन करो, सभी को करना है पर आपको ओरली करना है। ओरली समझ गए हैं? 14, 7, 11, 33, 54, 71, 23, 45, 61, 47। क्या कह रहे हो? अब तो ओरली करने का मतलब ही नहीं है, वैल्यू ही ऐसी दे रहे हो। तो मैं भी करता हूँ, तुम भी करो। पहले देखो सिग्मा, ये तो पहले मेमोरी रिफ्रेश कर लेना, MRC 2 बार दबा के, ठीक है। हाँ तो देखो इतने मैं तो सिग्मा एफ निकाल लो अलग से 23 की। हाँ दीदी, सिग्मा एफ तो आया है 247। 14 इंटू 71 मेमोरी, 7 इंटू 23 मेमोरी, 11 इंटू 45 मेमोरी, 33 इंटू 61 मेमोरी, 54 इंटू 47 मेमोरी, 2538। आपने करी है मैंने करी? करो करो करो, देगा धोखा दे गया। देख रहे हो कैलकुलेटर भी कौन सा पकड़ाया तुम्हें, जिससे देखा एक्सपीरियंस ले ले। तो एक्स बार निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ करके। लो कैलकुलेटर ये ले लो। M प्लस ही दबाओ पहले। हाँ M प्लस दबाओगे पहले, उसे मेमोरी में पहुंचाओगे तभी तो MRC दबाओगे अगले में। है अच्छा, मैंने गलत किया है ना, 6201 ना। हाँ 6201 को डिवाइड, वो प्रैक्टिस बेटा। हाँ तो एक ही क्वेश्चन में तो सारे क्वेश्चन समझने में पॉइंट ये भी तो आ रहा है, आगे बढ़ के करूँगा क्या? मैं तो कॉन्सेप्ट ऐसा भी तो सीखना है जो टाइम सेव करे। लाओ इधर आ जाओ एक बार। नहीं वो तो सही है, पहले तो ये MRC 2 बार दबा देना, तो ये रिफ्रेश हो गया। ठीक है, अब M नहीं आ रहा है, इसका मतलब रिफ्रेश है। अब देखो करो 14 इंटू 71 मेमोरी में दबा दो। हाँ अब करते रहो, 7 इंटू 23 मेमोरी, 11 इंटू 45 मेमोरी, 33 इंटू 61 मेमोरी, 54 इंटू 47 मेमोरी। मतलब जो कर रहे थे वही करा। अब MRC दबा, नहीं आया समझ? एक बार करके देखते हैं, एक और करें। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाना, सुनो सुनो सुनो। और वो किस में बढ़ाना, मैं पहले वो क्लियर कर देता हूँ। देखिए अब क्या है कि हमारे को तीसरा कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या होगा कि CI दे रखा होगा और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। ठीक है, मान लो सिर्फ वैल्यू ही ऐसी दी, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ऐसे करके दी। 4 3 5 2 7 2 1 9, 7 2 9 1, ऐसे दे दिया।
तो अब कहीं ना कहीं कहानी क्या आती है, जब एक्स बार का जो मैंने भी फॉर्मूला लिखवाया था वो लिखवाया सिग्मा एफ एक्स डिवाइड सिग्मा एफ ही था, यानी सेम ही लिखवाया। सर यहाँ तो एक्स ही नहीं है। अरे मिड वैल्यू को एक्स बोलते हैं, सी आई की मिड वैल्यू को एक्स बोलते हैं, तो क्या आप एक्स निकाल सकते हो? तो अब वेट, ये तो क्लियर है कि हम इसे आंखों से देख के कर लेंगे, पर इंटू करना पसंद करूंगा क्या मैं इनकी खुद से डायरेक्ट, क्योंकि ये वैल्यू ऐसे है जैसे 12 125 हो, है ना। 17.5 और 22.5 और 27.5। अब बाकी तो आप समझदार हो ही। आंसर आ रहा था, पर पॉइंट क्या है कि आपने इसे इस बार फिल नहीं कराया, ना टाइम वेस्ट किया, पर कहीं ना कहीं चाहे आपको भी लगे कि सर इतना तो टाइम नॉर्मल है कि इसे लिख भी लेते तो क्या दिक्कत थी, ना ना ना, अभी थोड़ा थोड़ा टाइम बचेगा। एकदम से पेपर में जब इतने हैबिचुअल हो चुके हैं पता भी नहीं चलेगा कब कैलकुलेटर पे हो गया सॉल्व। आप समझ रहे हो, अभी तो एक फॉर्मेट दिखाना पड़ रहा है, पर एक समय में वो फॉर्मेट हमारे दिमाग में चल रहा होता है, हम सीधा सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे हैबिचुअल होना है अभी हमें, और हैबिचुअल होने के लिए टाइम लगता है, एकदम तो नहीं हो सकता, पर हैबिचुअल होने में टाइम लगेगा। पहले ही क्लियर है। अब पॉइंट ये आता है कि सर क्वेश्चन ऐसे आएंगे क्या, अरे मेरे बच्चे शुरुआत है। अभी मीन के हमने कॉन्सेप्चुअली ऐसे देखा कि अच्छा मीन 3 तरीके की सीरीज में कैसे निकलता है। इंडिविजुअल होगा तो अकेली है, डिस्क्रीट होगा तो कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट एक जैसे ही हैं, बस कॉन्टिन्यूस को डिस्क्रीट बनाएंगे पहले और उसके तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। वही वाली बात की एक्स नहीं दे रखा तो एक्स खुद से बना के कॉन्सेप्ट वही हो रहेगा। इससे क्या हो गया कि कोई क्वेश्चन अटकेगा नहीं मीन निकालते समय। पर मीन की ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज क्या है पहले वो समझ लेते हैं। हालांकि मैं किसी को बताता नहीं हूँ, अपने उसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, घमंड तो नहीं करोगे, आ जाए तो बता देना, ठीक है। तू क्यों नाराज हो रहा? वही ना टेस्ट रख लूंगा, ठीक है। रेडी, तो देखिए अब मैं बात कर रहा था प्रॉपर्टीज, क्या बोला मैंने, प्रॉपर्टीज ऑफ मी, क्या बोला मैंने, प्रॉपर्टीज बड़े बड़े क्वेश्चंस को छोटा कर देती हैं, क्या करती हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस को छोटा कर देती हैं, क्या करती हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस को छोटा कर देती है। प्रॉपर्टीज क्या काम करती हैं? अब पॉइंट ये आता है कि सर छोटा कैसे। चलो पहले तो छोटी छोटी बातें, अगर अगर सभी एलिमेंट्स में सभी ऑब्जर्वेशन, समझ रहे हो, ऑब्जर्वेशन यानी एक्स सीरीज के अंदर जो दिए हुए नंबर्स होते हैं, अगर सभी ऑब्जर्वेशन में किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू, नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई, डिवाइड, सभी लिखा है मैंने या नहीं लिखा, सभी, ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन, हाँ, डिवाइड, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाए, या एक ही बार में लपेट दिए सारी प्रॉपर्टी जो 4 बार में बताता है बुक में, ठीक है, किया जाए तो न्यू मीन पर ही वही फर्क पड़ता है। डन। अब पॉइंट आता है सर ये क्या बोला, ऐसे समझ आने लगे तो बात ही क्या है। ऐसे समझते हैं, मान लो कि मैंने कहा 2 5 7
11 और 7 और 2 11 19 15 ऐसे करके लिया। मैंने आपसे कहा कि बेटा मीन निकालो, तो आप पहले नॉर्मल तरीके से निकालोगे। भाई कैसे? 2 और 5 7, 7 और 8 7, 14 और 11 25 और 25 और 15 40, 40 को 5 से डिवाइड करा तो कितना आया? 8 आया। पहले क्लियर है? पर अगर मैं कहता कि बेटा गारंटी ले रहा हूं, पर अब तुम्हारे को पहले मैंने क्वेश्चन दिया कि ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन में मेरी तरफ से 3 ऐड कर लो, चलो तो न्यू ऑब्जर्वेशन निकल के आएंगी। न्यू ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगी आपकी? हर एक में 3 ऐड करो, और इतनी देर में मैं मीन बता रहा हूँ, न्यू मीन जो आएगा गारंटी ले रहा हूँ 11 आएगा। आपको कैसे पता ये बात? मैंने तो मीन निकाला है, दिखाता हूँ देख। 2 और 3 5 8 10 14 और 18। अब मैंने तो ऐसे करके पहले जोड़ा है फिर करा है डिवाइड। ये समझ आ रहा है? करके देखो। 8 और 5 13 और 10। भाई गलत तो है नहीं यानी। अब तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे करके तुम्हारे को नंबर देगा? मतलब ही ना है। वो तो यू और बोला है कि सपोज इफ ओल्ड मीन, मतलब इफ मीन ऑफ, ऐसे बोलेगा पहला क्वेश्चन। एग्जांपल समझते हैं। इफ 15 ऑब्जर्वेशन मीन इज 15 ऑब्जर्वेशन मीन इज 8, ठीक है, डन, एंड all observation subtract by 2 तो find new mean। अब तो बहुत शार्प हो गए। कैसे? न्यू मीन समझ गए? न्यू मीन क्या रहेगा? 8 - 2, मतलब मुझे 15 से कोई लेना देना ही नहीं है क्वेश्चन में अभी। नहीं आया समझ? अगर मैं ये कहता कि ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3 तो आंसर क्या आता? अगर ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3, each and every observation divide by 2, each and every observation adding 3, 11। तो समझ पा रहे हो? यानी यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पे ये अरे भाई क्यों ना क्लियर होगी? जो देखने पे समझ ना आ रहा क्या लिखा मैंने? नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू। नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू से मतलब नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू लाइक अ के, अभी के जो कि जीरो को छोड़कर है। पहले समझ लो पहले यहाँ पे, ठीक है। किसी अगर ऑब्जर्वेशन किसी भी, अगर सभी ऑब्जर्वेशन किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू से यानी के से मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए तो न्यू मीन। अब न्यू मीन से मतलब क्या है? मैं यहाँ पे कैपिटल से डिनोट करना चाहूंगा। यानी न्यू मीन जो होता है वो एक्स बार प्लस के प्लस माइनस के, एक्स बार इज इक्वल टू मल्टीप्लाई एक्स बार इज इक्वल टू डिवाइड बाय के हो जाएगा। ये समझ पा रहे हो? एक ही बार में इस बात का मतलब समझ पा रहे हो न्यू मीन से मतलब क्या है? और ये के कौन है? कांस्टेंट वैल्यू। जिससे भी आप डिवाइड करोगे ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये वाला कौन सा मीन है? ये तो न्यू मीन है। कैपिटल एक्स बार किससे डिनोट कर रहा है? न्यू मीन को। और स्मॉल एक्स बार किसको डिनोट कर रहा है? ओल्ड मीन को, ओरिजिनल मीन। डन है? तो ये ध्यान रखोगे। पर फिर भी मैं बार बार जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे हमारे को इतनी देर सोचना भी नहीं, इतनी देर लिख देना आंसर नया। क्लियर? बार बार जोर दे रहा हूँ, देसी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। अब पॉइंट आता है कि सर क्वेश्चन ऐसे आएंगे, नहीं ऐसे नहीं आएंगे, वेट करो। आगे बढ़ जाऊं? कुछ नोट करना है इसमें से? तुम्हारी मर्जी, नोट करना है कर लो। कौन सा वाला? वो न्यू मीन हो गया ना। न्यू मीन निकाल से आपने क्या करा? अगर मान ले मैं ये कहता कि सारी ऑब्जर्वेशन में 4 ऐड हुआ है, तो न्यू मीन निकाल से मैं क्या करती? पुराने वाले मीन में करती। हाँ ये मैंने बोला, पर तूने पहले गलत बोला। ठीक है। ऐसी द्वारा से अगर मैंने कहा सारी ऑब्जर्वेशन में 3 कम हो जाता तो क्या करती?
वेरी गुड, आप तो बहुत शार्प हो। अगेन अगर मैं कहता सारी ऑब्जर्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हुई हैं, ऑफ कोर्स ओल्ड मीन में करेंगे जो चेंजेस करने, न्यू तो अपना आप निकल के आएगा। अगर मैंने कहा ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 7, बस अब वो 7 जीरो नहीं हो सकता, बस तो मैंने ये क्लियर कर दिया है कि अगर वो क्वेश्चन में बोलेगा तो वो नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू बोलेगा। नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़कर बोलेगा, जीरो कभी बोल ही नहीं सकता। अगर बताओ तो क्वेश्चन ही खत्म रहेगा, क्या ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो वो कोई सेंस थोड़ी ना बना। हो सकता है पर डिवाइड तो नहीं हो पाएगा ना, इसलिए नहीं आया समझ। इसका भी सेंस नहीं बनता, सारी ऑब्जर्वेशन में जीरो ऐड किया गया, बताओ न्यू मीन क्या है? तो ऐड ही क्यों कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी निभा रहे हो, नहीं आया समझ? हाँ, हमें बेवकूफ समझा है। है ना, डिवाइड करने पे तो वो वैलिड है यहाँ। आगे बढ़ जाए, पंखा तो चला लो तुमने, तो वो तो कर हो रहा है। अरे इसे ही चला लो ना, काफी एकदम से एनवायरनमेंट ठीक होगा। मेरे पास नहीं है कुछ भी। आगे बढ़ जाए मेरे प्यारे बच्चों, जो बात इस वक्त मैं सिखाने जा रहा हूँ, हालांकि ये बात मैं किसी को बताता भी नहीं हूँ, वेट प्लीज, ध्यान जरा, एसी चला रखा है अब तो। रेडी? तो अगर बात करी जाए, हमारे को कभी कभी एक इक्वेशन देगा, लीनियर इक्वेशन जिसे बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बोलो ने, लीनियर इक्वेशन से मतलब क्या है? ऐसी एक इक्वेशन देगा, या अब एक पॉइंट ये आता है कि अगर हमारे को कोई लीनियर इक्वेशन दे, मीन ऑफ एक्स दे रखा हो, मीन ऑफ वाई फाइंड करना हो, अगर मीन ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन दे, फिर मीन ऑफ वाई फाइंड करना हो सर आगे, डन। मीन ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन हो, फिर मीन ऑफ वाई फाइंड करना हो, तो मीन ऑफ एक्स की वैल्यू डायरेक्ट इक्वेशन में रख लेना, इक्वेशन में रख देना, बस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा मीन ऑफ एक्स यानी एक्स बार इज इक्वल टू 7 है, एंड गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशन 3x प्लस के 5y इक्वल टू 49 है, डन। 49 है 51, 51 है। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द मीन ऑफ y, मीन ऑफ y, क्वेश्चन समझ पा रहे हो? उसे फाइंड द मीन ऑफ y बोला। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं करूंगा, तो ये जो x बार दे रखा है,
यही एक्स बार जो है ये एक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा क्वेश्चन में, और इसको आप उठा के कहाँ रख दोगे, सिंपल इक्वेशन में। अगर मीन ऑफ वाई दे, मीन ऑफ एक्स निकालना हो तो डायरेक्ट रख दो, मीन ऑफ एक्स दे, मीन ऑफ वाई निकालना हो तो डायरेक्ट रख दो। मतलब कुछ नया नहीं करना, बस सीधा ठोकना है, समझ गए। पर पता तो हो ऐसा भी कुछ होता है, क्लियर है कि आपको कुछ नया नहीं करना। अरे क्यों नहीं करना, कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, फॉर्मेलिटी थोड़ी है यार, इतनी भी ना होती क्या होगा, तो ये बात है। 10 21। अच्छा दीदी आप तो बहुत शार्प हो, मैं तो निकाल ही नहीं पा रहा। आया समझ? नहीं नहीं फिर भी आप तो बहुत शार्प हो। आया समझ? तो ये जो बीच में लाइन लिखी है वो समझ आ गई ना। इफ मीन ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन हो, फिर मीन ऑफ वाई फाइंड करना हो, या फिर मीन ऑफ वाई गिवन हो, मीन ऑफ एक्स फाइंड करना हो, तो मीन ऑफ एक्स की जो वैल्यू है डायरेक्ट इक्वेशन में रख देंगे। क्लियर है, बोलो हाँ। यहाँ तक कुछ दिक्कत? हेलो, आगे बढ़ जाओ। हाँ तो एक छोटा सा फॉर्मूला ही बताना है बस, मीन वाला कॉन्सेप्ट तो पूरा हो रहेगा। ये कंप्लीट है। एक मिनट और चाहिए बस, कर रहे हो, नोट करो, कल बोलो दीदी, कल देखना मजा आ जाएगा। हाँ जी जी, बस मेरा एक सेकेंड। एक छोटी सी बात और देख लीजिए, कंबाइंड मीन। हाँ रेडी? अच्छा, घमंड कर रही है। कंबाइंड मीन पे अच्छे क्वेश्चंस हैं बुक में, ठीक है। पर कंबाइंड मीन से मतलब क्या है, अब आपके सामने दो सीरीज के नंबर्स हैं, दो सीरीज के मीन है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। पर कल की क्लास में हमने एक तरह से इनडायरेक्टली देख लिया था उसका झटका, कि कंबाइंड मीन से फर्क क्या पड़ता है। कि सपोज दो कंपनीज हैं, ठीक है, कंपनी ए और कंपनी बी, उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं और उनकी एवरेज सैलरी पता है हमें। तो एक को N1, एक को N2 नाम दे दूंगा, एक को X1 बार, एक को X2 बार। और क्वेश्चन में पूछा गया एवरेज सैलरी बताओ, होल कंपनी मतलब सभी की एवरेज बताओ। तो एवरेज से मतलब क्या हो गया बाय डिफॉल्ट, कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन कैसे निकालेंगे, तो एक्स बार मेंशन करते हैं, कंबाइंड मीन क्या होता है, एक्स बार से या X12 बार से डिनोट करते हैं। तो क्या आएगा, N1 की X1 बार से उसका टोटल हो गया, N2 की X2 बार से डिवाइड बाय N1 प्लस N2। याद रखोगे, बोलो हाँ। सिंपल है, करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है इस पे क्वेश्चन अभी, जब स्पेशल कैटेगरी क्वेश्चन आएंगे तभी करते चाहे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, बोलो हाँ। क्या, वो तो अपना आप ही निपटा दोगे तुम क्वेश्चन करते समय, ठीक है। जब क्वेश्चन सामने आते हैं तभी करते हैं शॉर्टकट तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। कोई ऐसी बात जो पूछनी हो तो कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है।